अरे गरिमा, देख सूरज निकल आया है। जा जाकर मंदिर के दिए में तेल डालकर पूजा कर ले बेटी। ठीक है माँ, जा रही हूँ। अरे रुक, क्या कर रही है? पहले नहा तो ले। क्या माँ, भगवान को पूजा से मतलब है कि नहाने धोने से? ओहो, तू रहने दे, फिर मैं खुद ही करती हूँ। रुको माँ, मैं जा रही हूँ नहाने। आप अपना काम करो, मैं कर लूंगी पूजा। ठीक है बेटा, तू चली जा। इसे तो ना तमीज है और ना ही संस्कार। लो, लाइट भी नहीं है। अब देखती हूँ कि ये काली माई कैसे नहाती है। बड़ी आई पूजा करने वाली। ओहो, फिर चली गई लाइट। कविता, तू रहने दे, मैं ही नहाकर पूजा कर लेती हूँ। नहीं माँ, आप रहने दो, मैं जा रही हूँ नहाने। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट, क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। कविता ने जल्दी से नहा लिया और फिर पूजा भी कर ली। उषा के घर में परंपरा थी कि बिना नहाए पूजा नहीं हो सकती थी। उसे पूजा करते हुए गरिमा देख रही थी। फिर पूजा के बाद, वैसे क्या फायदा तेरी पूजा का? क्यों? जरा अपने आप को देख और फिर मुझे देख। इतनी पूजा पाठ करती है पर फिर भी कितनी काली है तू। और मुझे देख, मैं तो कितनी गोरी और सुंदर हूँ। और इसके लिए तुझे भगवान को शुक्रिया कहना चाहिए और नहा धोकर उनकी पूजा भी करनी चाहिए। मेरी छोड़, जाकर तू भगवान को बोल कि वो तुझ पर भी थोड़ी कृपा कर दे काली माई। गरिमा हमेशा इसी तरह कविता को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। उषा ने भी गरिमा को कई बार समझाया, लेकिन सुधरने वालों में से वो नहीं थी। उसे तो बस अपनी खूबसूरती और गोरे रंग पर घमंड था। ऐसे ही वक्त गुजरता गया और फिर एक दिन, लो भगवान का चमत्कार देखो। कानपुर से रिश्ता आया है तुम दोनों के लिए, वो भी एक ही घर से। सगे भाई हैं दोनों। वो लोग कल आ रहे हैं। तुम दोनों अच्छे से तैयार हो जाना। ओहो, जल्दी बाजार जाती हूँ, बहुत काम करने होंगे। उषा अपनी दोनों बेटियों के लिए बहुत खुश थी। अगले दिन राम और श्याम दोनों भाई गरिमा और कविता को देखने आए। गरिमा ने देखा कि बड़ा भाई राम बहुत ही सुंदर है, जबकि छोटा भाई श्याम जरा सांवला था। दोनों भाई रिश्ते के लिए हाँ करके वापस चले गए और फिर उनके जाते ही गरिमा जोर जोर से हंसने लगी। अरे तुझे क्या हुआ री? माना कि तेरा रिश्ता पक्का हो गया है, पर इतना क्यों हंस रही है? होश में तो है तू? अब समझ आया कि उस छोटे वाले को क्यों पसंद आ गई है। अरे वो तो खुद ही काला है। तभी तो सोचूं कि क्यों उसने इस काली माई को पसंद कर लिया। बेचारी की किस्मत में गोरी लड़की आएगी कहां से? बस बहुत हो गया, बदतमीज कहीं की। जब देखो छोटी बहन का मजाक बनाती रहती है। सुधर जा गरिमा, सुधर जा। उस दिन कविता को बहुत बुरा लगा, लेकिन गरिमा उससे बड़ी थी, इसलिए उसने कुछ नहीं कहा। उसी शाम राम और श्याम की माँ बिमला ने उषा को फोन किया। नमस्ते बहन जी, कैसी हैं आप? जी नमस्ते, मैं ठीक हूँ। अब आप क्यों नहीं आई बच्चों के साथ? अरे मैं तो आना चाहती थी, मगर वो क्या है ना, मैं ज्यादा चल नहीं पाती। और वैसे भी बच्चों ने जब एक दूसरे को पसंद कर ही लिया है तो फिर हमें क्या दिक्कत हो सकती है। आप तो बस शादी की तैयारियों में लग जाओ अब। जी सही कहा आपने। अब बहन जी, वैसे मैं सोच ही रही थी आपसे बात करने के लिए। वो आपकी कुछ डिमांड हो तो? ना 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 ना, ये सब मत सोचो आप। भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। बस दोनों बहुएं आकर गृहस्थी संभाल लें और सुबह शाम मंदिर में दिया जलाती रहें। इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मेरी दोनों बेटियां आपको शिकायत का मौका नहीं देंगी। उषा ने अपनी समधन को भरोसा तो दिला दिया, लेकिन गरिमा को लेकर उसके मन में चिंता थी। उसकी लाख कोशिशों के बाद भी गरिमा ने खुद की आदतों में कोई बदलाव नहीं किया। दूसरी तरफ कविता ने अपनी माँ से घर गृहस्थी संभालने का हर गुण सीख लिया। कुछ ही दिनों बाद दोनों बहनों की शादी धूमधाम से हो गई। फिर उनके घर आते ही, आओ आओ, तुम दोनों का स्वागत है। देखो, मैंने तुम दोनों के लिए अलग अलग कमरे और अलग अलग रसोई बनवा दी हैं, ताकि भविष्य में तुम दोनों के बीच कोई खटास ना आए। ये तो आपने बहुत ही अच्छा किया माँ जी। अच्छा माँ जी, मैं चलती हूँ, मुझे नहा धोकर पूजा भी तो करनी है। हाँ हाँ, ये तो बहुत ही अच्छी बात है बहू, जाओ जाओ। अब तुम भी जाकर नहा लो कविता। जी माँ जी। थोड़ी देर बाद बिमला ने देखा कि घर के मंदिर की साफ सफाई बहुत ही अच्छे से हुई थी और पूरे घर में बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी।
ये देखकर बिमला बहुत खुश हुई। उसने फौरन कविता और गरिमा को अपने पास बुलाया। शादी के बाद तुम्हारी पहली रसोई तुम दोनों का इंतजार कर रही है। जाओ तुम दोनों अपनी अपनी रसोई में खाना बनाओ, और सुनो, खाने में पनीर के पराठे और हलवा बनाना, ठीक है? कविता और गरिमा को समझ में नहीं आया कि उनकी सास ने उनसे एक ही चीज अलग अलग जगह बनाने को क्यों कही, लेकिन कुछ भी पूछना उन दोनों को ठीक नहीं लगा और वो दोनों ही अपनी अपनी रसोई में जाकर खाना बनाने में जुट गई। आज ऐसा खाना बनाऊंगी कि सासू माँ मुझसे खुश हो जाएंगी और ये काली माई पहले ही दिन सबकी नजरों से गिर जाएगी। चल गरिमा, लग जा काम पर, नंबर बनाने का यही टाइम है तेरे पास। हे भगवान, सदा अपनी कृपा बनाए रखना ताकि मैं सबका दिल जीत सकूं। थोड़ी ही देर बाद गरिमा और कविता दोनों अपनी सास के सामने खाना लेकर आई। दोनों ने ही पनीर के पराठे और हलवा बनाया था, लेकिन खाना टेस्ट करने की बजाय बिमला अपनी जगह से उठी और सबसे पहले वो गरिमा की रसोई में गई। वहां उसने देखा कि पूरी रसोई में गरिमा के चप्पलों के निशान बने हुए थे, सेल्फ पर आटा फैला हुआ था। ये सब देखकर बिमला की भौएं चढ़ गईं और गरिमा से कुछ कहते नहीं बना। इसके बाद सब लोग कविता की रसोई में गए। कविता की चप्पलें रसोई के बाहर रखी हुई थीं। उसने खाना बनाने के बाद अच्छे से अपनी रसोई को साफ किया था। सच बोलना गरिमा, तुमने आज सुबह पूजा नहीं की थी ना? नहीं माँ जी, मैंने की थी ना। तुम झूठ बोल रही हो। पूजा तुमने नहीं, अकेले कविता ने की थी। आपको कैसे पता चला? तुम्हारी रसोई देखकर। रसोई भी तो घर का मंदिर होती है और मंदिर को ऐसे गंदा नहीं रखा जाता। कविता की रसोई देखकर ही मैं समझ गई थी कि सुबह पूजा कविता ने ही की थी। मैं तुमसे बहुत खुश हूं कविता बेटी। इतना कहते ही बिमला ने अपने हाथ से सोने के कंगन निकालकर कविता को पहना दिए, जो कविता के हाथों में बहुत जंच रहे थे। उधर गोरी गरिमा ये देख जल भुन कर काली हुई जा रही थी। शीतल और तान्या दोनों बहनें थीं, लेकिन दोनों के स्वभाव में जमीन आसमान का फर्क था। जहां शीतल एकदम शांत स्वभाव की थी, तो वहीं तान्या नकचढ़ी और घमंडी थी, जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। शीतल घर के सारे कामकाज अकेले ही करती थी, तो वहीं तान्या पार्टीज और मेकअप की शौकीन होती है। एक रोज तान्या अपने कमरे में पार्टी पर जाने के लिए रेडी हो रही थी। तभी शीतल उसके कमरे में पोछा लगा रही होती है, तो तान्या जानबूझकर उसे परेशान करने के लिए वहां पर पाउडर गिरा देती है। तान्या, देखो, मैंने अभी यहाँ पोछा लगाया और तुमने ये पाउडर गिरा दिया। मैं जानती हूँ ये तुमने जानबूझकर किया है। रुक, अभी बताती हूँ तुझे। मुझसे ऊंची आवाज में बात करेगी? ये ले। तान्या अपनी पेंसिल हील से उसका हाथ कुचल देती है और कहती है, ले लगाती रह तू अब फैल कर पोछा। मेरा हाथ। बेचारी शीतल रोती रह जाती है। तभी माया उसे आवाज देती है, शीतल, शीतल, कहाँ मर गई? अरे अभी तक पोछा नहीं लगा क्या? देख, रसोई में बर्तनों का ढेर लगा है, उसे भी धो ले। माया उसकी सौतेली माँ थी, जिस कारण वो शीतल को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और सारा काम शीतल से ही करवाती थी। देखते ही देखते समय बीता और माया ने दोनों लड़कियों के लिए रिश्ते देखना शुरू कर दिए। जहां वो शीतल के लिए गरीब घर का लड़का देखती है, तो वहीं वो अपनी सगी बेटी का रिश्ता एक बड़े घर में तय कर देती है। ये देख तान्या शीतल से कहती है, शीतल, मुझे तो तेरी फूटी किस्मत पर बड़ा ही रोना आ रहा है। पहले तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई, सारी उम्र मेरी उतरन पहनकर बड़ी हुई, और अब गरीब ससुराल में तेरी शादी। एक मुझे देख, सुंदर शक्ल, और अब अमीर ससुराल। मैंने तो शादी से पहले भी ऐश की जिंदगी जी और अब अमीर घर में जाकर भी जीऊंगी। पता है, वहां ढेर सारे नौकर हैं, मुझे तो वहां पर भी कुछ काम नहीं करना पड़ेगा। ये तो किस्मत किस्मत की बात है तान्या। मैं तो चाहती हूँ कि तुम आगे भी खुश रहो मेरी बहन। कुछ ही दिनों में दोनों की शादी हो जाती है। शादी के बाद गृह प्रवेश के दौरान तान्या की सास निर्मला उसका स्वागत बड़े ही सिंपल तरीके से करती है, क्योंकि वो बहुत ही कंजूस थी। आओ बहू, अब इस कलश को पैर से गिराकर अंदर आ जाओ। तो वहीं दूसरी तरफ शीतल की सास शांति फूल बिछाकर और हाथों में पूजा की थाली लिए अपनी बहू का स्वागत करती है। आओ बहू, इस कलश को गिराकर अंदर आओ और इन फूलों पर चलकर अपने कमरे तक जाओ। हम गरीबों की औकात गुलाब के फूल खरीदने की तो नहीं है, इसलिए मैंने ये गेंदे के फूल ही बिछा दिए। वहीं उसकी ननद अंदर फूलों से उसका बिस्तर सजा रही थी। अपनी सास और ननद का ऐसा स्वागत देख शीतल की आंखों में आंसू आ जाते हैं। जिस प्यार के लिए वो हमेशा तरसती रही, वो प्यार उसे अपनी ससुराल में अपनी सास और ननद से मिलता है। अगली सुबह शीतल जल्दी उठती है, तो उसकी सास उसे कहती है, बहू,
तू इतनी जल्दी क्यों उठ गई? हमारे यहाँ सब आराम से उठते हैं, जा तू भी जाकर सो जा। तो वहीं दूसरी तरफ तान्या अपने ससुराल में सो रही होती है तो उसकी सास उर्मिला उसे आवाज लगाकर कहती है, तान्या बहू उठ जा, सुबह के 5 बज गए हैं। आज तेरा ससुराल में पहला दिन है, जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा, आज तेरी पहली रसोई है। ओफो, इस बुढ़िया ने भी जीना मुश्किल कर दिया है। एक तो वैसे ही शादी की इतनी थकावट, ऊपर से ये है कि सोने भी नहीं देती। कुछ देर बाद तान्या तैयार होकर नीचे आती है जहां उसकी सास उससे कहती है, ये ले बहू, ये तेरे खाने की लिस्ट है जो तुझे अपनी पहली रसोई में बनाना है, समझी? लेकिन सासू माँ, हमारे यहाँ तो इतने सारे नौकर चाकर है। फिर उन सब की छुट्टी कर दी मैंने, अब तू आ गई है तो क्यों मैं उन सबको पैसे दूं? हाँ, हे भगवान, ये मैं कहाँ फंस गई। तान्या अकेले ही खाना बनाने लगती है तो वहीं दूसरी तरफ शीतल सोकर उठती है, फिर नहा धोकर सबके लिए खाना बनाने लगती है। तो उसकी सास और ननद भी उसकी मदद करने रसोई में आती हैं। माँ जी, आप दोनों क्यों तकलीफ करती हैं? मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। नहीं नहीं, हम भी तो आपके साथ मदद करेंगे। फिर वो तीनों खुशी खुशी बातें करते हुए खाना बनाती हैं। शीतल अपने गरीब ससुराल में भी बहुत खुश थी। वहीं दूसरी तरफ अमीर बहू होकर भी तान्या खुश नहीं थी। उसकी सास हमेशा उसके पीछे ही पड़ी रहती थी। तान्या बहू, तू कब सुधरेगी? तूने फिर से बर्तन धोने का साबुन गलने के लिए छोड़ दिया। अरे कुछ तो बचत करना सीख। हद होती है सासू माँ, इतनी कंजूसी भी अच्छी नहीं। मुझे नहीं रहना यहाँ, मैं चली अपने घर। घर आकर वो सारी बात अपनी माँ को बताती है। तभी वहां शीतल भी आ जाती है। अरे तान्या बहन, कैसी हो तुम? क्या तुम भी अपने हनीमून पर जाने के लिए गर्म कपड़े लेने आई हो? अच्छा, हम तो मनाली जा रहे हैं। माँ जी ने हम दोनों की वहीं की ट्रेन टिकट बुक करवा दी है। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? मेरे जले पर नमक मत छिड़को, तुम जानती भी हो मेरी सास कितनी कंजूस है। पता है माँ, वो तो 5-10 रुपए की चीज के लिए भी मुझे कितना सुनाती है। मुझे नहीं रहना अब उस घर में। ऐसा नहीं कहते बहन, रिश्ते ऐसे नहीं तोड़े जाते। मैं जाकर तुम्हारी सासू माँ से बात करूंगी। शीतल तान्या की सास को समझाती है। उर्मिला अपनी गलती मानते हुए तान्या को लेने आती है और उन्हें भी हनीमून पर मनाली भेजती है। तान्या भी अब खुश थी, उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वो शीतल से अपने किए की माफी मांगती है। अब दोनों बहनें अपने अपने ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती हैं।